Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes friends, last lecture में हमने सीखा law of diminishing marginal utility with assumptions. Law of diminishing marginal utility जो well develop किया अल्फ्रेड मार्शल ने, जिसमें हमने सीखा other things being constant. The additional benefit which a person derive with every increase in the stock of commodity will go on diminishing with every increase in the stock of commodity that he already has. ये किया और उसके बाद हमने एक स्केड्यूल लिया, उसको डायग्राम में हमने कन्वर्ट किया और फिर उस लॉ को हमने प्रूव किया कि वो अदर कंडीशंस क्या है, जिसको हमने कहा assumptions of law. Okay, now today's session we are going to learn what are the exceptions of the law in a very simple way. As you know that simplicity is our main motto. Now exception की जब हम बात करते हैं तो हर लॉ जो अल्फ्रेड मार्शल ने एक ग्रेट एफर्ट लिया कि किस तरह से हम ह्यूमन बिहेवियर पे भी एक लॉ बना सकते हैं, इसके हमेशा दो साइड्स रहते हैं. वन थिंग, ऑन वन साइड लॉ के साथ साथ क्या चलती हैं, कंडीशंस. वो कंडीशंस को हमने क्या कहा, अजम्पशंस ऑफ लॉ. वो लॉ को सपोर्ट करती हैं. जब भी वो कंडीशंस फॉलो होगी तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी विल गो ऑन डिमिनिश, तो वो डिमिनिश होगा. तो ये जो लॉ है उसके साथ अदर थिंग्स यानी अजम्पशंस वो फॉलो होते हैं. लेकिन समटाइम इस लॉ का अपोजिट साइड भी रहता है. अपोजिट साइड जहाँ पे जो लॉ कहता है वो हमें दिखाई नहीं देता. इट मीन्स द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन सम सिचुएशन. दीज सिचुएशंस आर सर्कमस्टेंसेस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन. उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जहाँ पे लॉ का अपोजिट रिएक्शन दिखाई देता है. लॉ कहता है जैसे जैसे यूनिट ऑफ कमोडिटी बढ़ेगा तो एडिशनल यूनिट आपको जो यूटिलिटी डिराइव करके देगा इट विल गो ऑन डिमिनिशिंग. लेकिन हम कुछ सर्कमस्टेंसेस में, सिचुएशन में ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि एज द यूनिट ऑफ कमोडिटी विल गो ऑन इंक्रीज, द यूटिलिटी डिमिनिश होने की जगह इट विल गो ऑन इंक्रीज, यानी लॉ का अपोजिट. इसके लिए हमने कहा लॉ के दो साइड होते हैं. एक लॉ के साथ साथ चलता है, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन. वो कंडीशंस हैं जो लॉ को सपोर्ट करती हैं. लेकिन एक लॉ का अपोजिट साइड दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस. सो लेट अस डिस्कस दीज एक्सेप्शंस वन बाय वन. नंबर वन इज हॉबीज. नंबर वन इज हॉबीज. हॉबीज के केस में दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल. वो एप्लीकेबल नहीं होता है, यूज नहीं होता है. Suppose few persons they are having the habit of collecting old currency notes या old coins या old stamps और rare pictures, कोई भी habit है उन्हें. तो जैसे जैसे उनके habit में एक additional stock of commodity add होगा तो क्या utility उनकी कम होगी? No friends, उनकी utility will go on increasing. Suppose कोई student है, उसे शौक है कि मैं अलग अलग कंट्रीज़ के करेंसीज़ को जमा करूं. ना जब भी उसको नया करेंसी मिलेगा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा. लेकिन अगर सपोज 10 रुपीज़ का डॉलर उसके पास है एंड अगेन ही गॉट द 10 रुपीज़ का डॉलर, तो ही वोंट बी सेटिस्फाइड. हाँ, 50 रुपीज़ का डॉलर मिलेगा, 100 रुपीज़ का डॉलर मिलेगा, 500 का डॉलर मिलेगा या डिफरेंट करेंसी फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री मिलेगा, देन ही विल बी सेटिस्फाइड. तो हॉबीज के केस में दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल. तो ये क्या बन गया, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ. लेकिन फिर मार्शल ने कहा कि ये लॉ का जो एक्सेप्शन है दैट इज हॉबी, इट इज नॉट रियल एक्सेप्शन. क्या कहा उसने, इट इज नॉट रियल एक्सेप्शन. एक्सेप्शन है ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में लॉ का अपोजिट रिएक्शन दिखाई देता है कि हॉबीज़ के केस में हमने देखा नया यूनिट मिला, सेटिस्फैक्शन लेवल, यूटिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग.
लेकिन इट इज़ नॉट रियल एक्सेप्शन. वाई? बिकॉज व्हेन वी आर गेटिंग न्यू यूनिट दैट इज़ नॉट होमोजीनियस. वो होमोजीनियस का कंडीशन अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं करता है, उस अजम्पशन को ये वायलेट करता है. या व्हेन वी आर गेटिंग दिस कमोडिटी वी आर नॉट गेटिंग कंटिन्यूसली, कभी भी मिल सकता है, जब भी हमें मिलेगा एट दैट मोमेंट अवर यूटिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. सो मार्शल सेज कि व्हेन वी आर कंसिडरिंग हॉबीज एज अ एक्सेप्शन, it is exception but it is not a real exception. Why? Because condition of homogeneity and condition of continuity is not used in this exception. तो इसके लिए क्या है? exception है बट इट इज़ नॉट रियल एक्सेप्शन. सच में उसको 100% हम उसको नहीं दे सकते, क्योंकि सम जो कंडीशंस हैं दैट इज़ हमने कहा होमोजेनिटी या कंटिन्यूटी, इट इज़ नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड ओवर हियर. सो इन केस ऑफ हॉबीज वी फाइंड इट कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट मिलेगा आपका सेटिस्फैक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन ये आपका रियल एक्सेप्शन नहीं है, because the condition of homogeneity and condition of continuity is not satisfied. Now similarly music and song. म्यूज़िक और सॉन्ग्स के केस में भी दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल, यूज़ नहीं होता है, क्योंकि व्हेन वी लिसन मोर एंड मोर म्यूज़िक, हम जितनी म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं उतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं. बहुत बार तो ऐसे लगता है कि व्हेन वी आर स्टडिंग वी आर रीडिंग सम बुक्स पढ़ते पढ़ते थोड़ा सॉफ्ट म्यूज़िक जो है हम बैकग्राउंड में चला देते ताकि पढ़ने में और इंटरेस्ट हो. यानी यूटिलिटी आपकी कम हो रही है? नो फ्रेंड्स, इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग. यूटिलिटी तो बढ़ रही है. तो इन केस ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग्स दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल. क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा म्यूज़िक सुनेंगे, जितने ज़्यादा सॉन्ग सुनेंगे और जब याद हो जाता है तो वी विल स्टार्ट सिंगिंग एंड डांसिंग विद दैट, तो और यूटिलिटी आपकी बढ़ गई. तो इन केस ऑफ म्यूज़िक एंड सॉन्ग this law of diminishing marginal utility is not applicable. It is exception to law of DMU. But again फिर मार्शल ने कहा it is not real exception. ये real exception नहीं है. क्यों? क्योंकि when we are listening the songs we listen variety of songs. डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक सुनते हैं, कभी हार्ड म्यूज़िक, कभी सॉफ्ट म्यूज़िक, कभी क्लासिकल म्यूज़िक, तो डिफरेंट वेरिएशन आता है, उसमें हम इंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं और हम डिफरेंट काम भी कर सकते हैं विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी. करेक्ट? तो इसके लिए जब हम म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स की बात करते हैं, अगेन द सेम कंडीशन जो यहाँ पर भी मिसिंग था, होमोजीनिटी, ये अजम्पशन, ये कंडीशन यहाँ पर भी मिसिंग है. इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड ओवर हियर. सो हेयर मार्शल अगेन से इट इज़ एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शन है. यहाँ पे जितना हम ज़्यादा म्यूज़िक सुनेंगे, जितना सॉन्ग्स हम ज़्यादा सुनेंगे, यूटिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. बट अगेन इट इज़ नॉट अ रियल एक्सेप्शन बिकॉज इट डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन या अजम्पशन ऑफ होमोजीनिटी. ओके फ्रेंड्स, नाउ थर्ड वन, रीडिंग. This law of DMU is not applicable in case of reading because as we read more and more books, we acquire more knowledge, we get more confidence. तो utility आपका diminish हुआ? No, on the contrary, your satisfaction level has go on increasing. वैसे भी जब हम लोग अपने टॉपिक्स को कवर करते हैं, जब हम रीड करते हैं, जब हम लोग अपने कंटेंट को धीरे धीरे लर्न करने की कोशिश करते हैं, सो ट्वाइस थ्राइस वी विल ट्राई टू लर्न द 1 by 1 पॉइंट. और जैसे जैसे वो लर्न होता जाता है, आवर सेटिस्फैक्शन, आवर कॉन्फिडेंस विल गो ऑन इंक्रीज कि नाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर आवर एग्जाम्स. हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं. तो इस तरह से रीडिंग आपके यूटिलिटी को इंक्रीज़ करती है. जितना आप ज़्यादा रीड करोगे या जितने बुक्स आप ज़्यादा रीड करोगे, योर यूटिलिटी विल नेवर डिमिनिश. आपका यूटिलिटी कभी डिमिनिश नहीं होगा. ऑन द कॉन्ट्ररी इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. बट अगेन मार्शल सेज कि दिस रीडिंग दो इट इज़ अ एक्सेप्शन बट इट इज़ नॉट अ रियल एक्सेप्शन. वो रियल एक्सेप्शन नहीं है बिकॉज वी आर रीडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स. हम अलग अलग बुक्स को स्टडी करते हैं.
plus we are studying about the different theories, different topic, different context. So that means again here the condition of homogeneity, assumption of homogeneity is not satisfied. So Marshall said, though reading is an exception, वो exception है, but it do not satisfy the condition of homogeneity, जो यहाँ पे missing है. Okay? Yes friends, fourth point पे चलते हैं. Fourth exceptions to the law of diminishing marginal utility is liquor and narcotic drugs. Now the person who consume liquor, the drunkard person, for him this law of DMU is not useful. उसके लिए वो applicable नहीं है. Why? बड़ा सा question mark. Why? Because the person who consumes the more and more liquor, the every additional peg of liquor will provide him more satisfaction. उसको ज़्यादा satisfaction मिलेगा, क्योंकि it is though it is a illusion in his or her mind, उनके mind में एक illusion होता है कि जितना वो ज़्यादा liquor consume कर रहे हैं उनको ज़्यादा नशा आ रहा है, उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है. दे आर टोटली अवे फ्रॉम टेंशन्स हो, वरीज हो, या यानी एग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, सबसे दूर हो रहे हैं. मतलब उनको लग रहा है कि हम जितना लिकर ज़्यादा पी रहे हैं ना, वी आर एंजॉइंग. सो हियर इन केस ऑफ लिकर दिस लॉ ऑफ DMU इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एवरी एडिशनल पैग ऑफ लिकर विल प्रोवाइड देम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. ऑन सिमिलर ग्राउंड द ड्रग एडिक्ट्स जो कंज्यूम करते हैं नार्कोटिक ड्रग्स, जो ऐसे लोग ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं विच आर हार्मफुल, but when they are injecting या taking the doses of these narcotic drugs, again the additional doses of those narcotic drugs will provide them more satisfaction. Same feeling उनको भी आती है. फिर से इनके केसेस में भी this is illusion, वो इनका सिर्फ एक illusion होता है. उनको लगता है हम जब ये सब लिकर हो, ड्रग्स हो कंज्यूम करते हैं तो हमारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, वी विल बी टोटली अवे फ्रॉम ऑल द फुल स्ट्रेसफुल वर्ल्ड. लेकिन बट अगेन इट इज़ द एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है बट इट इज़ नॉट रियल एक्सेप्शन. क्यों? बिकॉज द पर्सन हु कंज्यूम लिकर यानी ड्रंकर्ड, जो शराब पी रहा है, जो लिकर पी रहा है, द ड्रंकर्ड पर्सन या ड्रग एडिक्ट, ही इज़ नॉट अ रैशनल पर्सन. वो एक रैशनल पर्सन नहीं है. दैट मीन्स व्हेन वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज अ एक्सेप्शन, अगेन मार्शल सेज इट इज़ अ एक्सेप्शन बट इट इज़ नॉट अ रियल एक्सेप्शन बिकॉज इट डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रैशनलिटी. क्या वो समझदार कंज्यूमर है? नहीं, वो समझदार नहीं है, वो नशे में है या ड्रग एडिक्ट है, पूरी तरह से नशे में है. दैट मीन्स द पर्सन हु आर ड्रिंकिंग द लिकर या टेकिंग द नार्कोटिक ड्रग्स, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द अजम्पशन ऑफ रैशनलिटी. तो इसके लिए इन केस ऑफ लिकर एंड नार्कोटिक ड्रग्स, when the persons they are consuming, they feel initially कि they are satisfied more, each additional pack will provide them more and more satisfaction, but as per the Marshall, he says it is not a rational consumer. Clear? Next, miser. Again in case of miser, we find it कि this law of diminishing marginal utility is not applicable. जब हम बात करते हैं miser की, तो दे आर नैरो माइंडेड पर्सन. माइजर के केस में एनी स्टॉक ऑफ मनी हो, कमोडिटी हो, मटीरियलिस्ट थिंग हो, दे विल प्रोवाइड मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. जितना उनके पास स्टॉक बढ़ेगा उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा. लेकिन उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ा, लेकिन फिर मार्शल ने कहा दिस इज नॉट रियल एक्सेप्शन. क्यों? बिकॉज माइजर, मैंने कहा नैरो माइंडेड, they always believe in saving, not the expenditure. We require more and more satisfaction, though from minimum expenditure, but we require some satisfaction. But they always believe in saving.
तो जब हम सेविंग की बात कर रहे हैं यानी हम कंजम्पशन में से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं इंजॉय कर पाएंगे. दे आर कंजर्वेटिव पीपल. सो दैट इज़ वाई फॉर माइजर मार्शल सेज कि अगेन द वन कंडीशन दैट इज़ रैशनैलिटी इज़ मिसिंग ओवर हियर. यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि दे आर नॉट अ रैशनल नॉर्मल बिहेवियर. उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है बिकॉज वो हर चीज़ में सिर्फ बचत चाहिए. मतलब दे आर नॉट रेडी टू गिव सेटिस्फैक्शन. दे डू नॉट वांट टू सेटिस्फाई देयर wants. So in case of miser, any stock of money, any stock of commodity, any stock of material thing, they will provide them more and more satisfaction. तो law of DMU applicable नहीं हुआ, लेकिन they are not a rational consumer. वो rational consumer नहीं है. That is why it is not a real exception. Sixth one, money. Again, the money is the exceptions to the law of diminishing marginal utility. Money तो एक ऐसा commodity है which we are using as a medium of exchange for purchasing various goods and services. Last year आपने money के chapter में पढ़ा था कि money एक ऐसा commodity है which is used as a medium of exchange for buying and selling of various goods and services. तो जितना stock money का बढ़ेगा, the satisfaction will go on increasing. Or in case of money, the marginal utility will never be zero. कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है क्योंकि कभी भी किसी भी उम्र में हमें लगता है मनी जितनी ज़्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा. हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल नेवर कम्स डाउन, कभी डाउन नहीं होता है. तो मनी के केस में एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. वो बढ़ता ही है. तो क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ अप्लाइड हुआ? नो, यहाँ अप्लाइड नहीं हुआ. लेकिन फिर से मार्शल ने हमें फोकस करवाया कि जो पर्सन हु आर ग्रीडी टू अर्न मोर एंड मोर स्टॉक ऑफ मनी, जब हम लालची हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, सो दीज पीपल आर नॉट अगेन कंसिडर्ड एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग. वो रैशनल ह्यूमन बींग्स नहीं हैं. यानी अगेन द कंडीशन ऑफ रैशनैलिटी इज मिसिंग. नॉर्मली वी नो दैट कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नेवर बी ज़ीरो. ज़ीरो तो हो ही नहीं सकती. हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ वेरी हाई. बहुत वैल्यू जो है वो ज़्यादा हाई है फॉर पुअर पीपल एज कम्पेयर टू रिच पीपल. क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इट इज़ लेस फॉर रिच पीपल एंड इट इज़ वेरी हाई फॉर पुअर पीपल. से फॉर एग्जाम्पल एक तरफ गरीब है, एक तरफ रिच पीपल है. दोनों को हम कहते हैं कि सपोज 100 रुपीज़ का डोनेशन दो. तो पुअर पीपल विल स्टार्ट स्क्रैचिंग हिज हेड कि मुझे डोनेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं. ही इज़ हैविंग द मोर वैल्यू फॉर हिज मनी. लेकिन जो रिच पीपल रहेगा वो इमीडिएटली पॉकेट में से निकालेगा एंड ही विल गिव यू द डोनेशन. तो फ़र्क पड़ता है. जितना स्टॉक बढ़ेगा हर एक को सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, बट द मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर फॉर पुअर एज कंपेयर टू रिच. बट इन केस ऑफ मनी जब हम कहते हैं इट इज़ नॉट अ रियल एक्सेप्शन. वाई? बिकॉज समटाइम नो वी बिकम टू मच ग्रीडी टू ग्रैब मोर एंड accumulate more and more wealth in our life. That means again the behavior or the assumption of the rationality is missing. It is not satisfied in case of money. क्योंकि मनी के लेवल में आप सब जानते हो सेटिस्फैक्शन हमें बहुत कम रहती है. बिकॉज ऑलवेज वी फील कि मनी इज़ लिमिटेड एंड आवर वॉन्ट्स आर वेरी अनलिमिटेड. सो मनी के केस में अगेन द कंडीशन ऑफ रैशनैलिटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड. सो अजम्पशन है but it is not real assumption. Clear? Now the last one, power. Now power जो है it is again the exceptions to the law of diminishing marginal utility. When we get more and more power, आपका status, आपका dignity, आपका power बढ़ता है. तो बढ़ते हुए पावर के साथ, डिग्निटी के साथ, लस्ट फॉर एक्वायरिंग मोर एंड मोर पावर विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो आपका सेटिस्फैक्शन भी आपका बढ़ता जाएगा. एंड एट दैट लेवल यू विल फील इट कि यूटिलिटी कम नहीं हो रही है, इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है. तो यहाँ पे पावर के केस में आपने क्या देखा, जैसे पोजीशन आपका बढ़ा
जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप जो है आपका प्रमोशन होता गया, तो लस्ट फॉर एक्वायरिंग मोर एंड मोर पावर विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इट विल गिव यू मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। लेकिन मैंने कहा लस्ट एक लत लग जाती है, एक आदत लग जाती है, हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम और ऊपर हम लोग पावर पे पहुँचे, हम बहुत ज़्यादा जो है वो मनी और वेल्थ को अक्वायर करें। तो इसके केस में जब हम पावर को और ज़्यादा पाना चाहते हैं तो वी विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट एनी हाउ आवर सबऑर्डिनेट, हम अपने सबऑर्डिनेट को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मार्शल कहता है कि जब हम पावर की बात करते हैं कि वो एक्सेप्शन है, क्योंकि जैसे जैसे आपका पावर बढ़ेगा आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपकी डिग्निटी बढ़ेगी, आपकी वेजेस बढ़ेगी, आपकी सैलरीज बढ़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग विल गिव यू मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन, बराबर। तो वो आपका एक्सेप्शन है। But the person who always try to exploit their subordinates, their junior, due to show their dignity and power, तो क्या हम उसे रैशनल पर्सन कहेंगे? नो फ्रेंड्स, नहीं कहेंगे। तो मार्शल ने कहा ये एक्सेप्शन है, बट इट इज़ नॉट रियल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है लेकिन मैं उसे रियल एक्सेप्शन नहीं कहूँगा, क्योंकि वो पर्सन रैशनल बिहेवियर नहीं दिखा रहा है, वो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखा रहा है, वो दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसके लिए अगेन कंडीशन ऑफ रैशनैलिटी इज मिसिंग। सो इस तरह से ये 7 पॉइंट्स जो हैं वो हम कंसिडर करते हैं एज अ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे जो लॉ कहता है कि एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव with every increase in the stock of commodity will go on diminishing with every increase in the given stock of commodity that he already has। लेकिन इस केसेस में, ऑल द 7 केसेस में, चाहे वो हॉबीज़ हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे नार्कोटिक ड्रग्स हो, लिकर हो, माइजर हो, मनी हो या पावर हो, यू हैव सीन दैट जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा तो यूटिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो हुआ ना लॉ का उल्टा, यानी एक्सेप्शन, बिल्कुल अपोजिट। तो ऐसे 7 केसेस में लॉ का अपोजिट होता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। और जनरली इस हॉबीज़, म्यूज़िक और रीडिंग में, इन फर्स्ट 3 में आपने देखा होमोजीनिटी वॉज द मेन कंडीशन मिसिंग। इन तीनों में होमोजीनिटी को मैंने मिसिंग किया, देखा हमने, ऑब्जर्व किया। दैट इज़ वाई दे आर नॉट रियल एक्सेप्शन। बट इन केस ऑफ लिकर हो, माइजर हो, मनी हो, पावर हो, यहाँ पे कंडीशन ऑफ रैशनैलिटी इज मिसिंग। क्लियर? तो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शन। यस फ्रेंड, एग्जाम में आपको जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो सम टाइम दे विल आस्क यू एक्सप्लेन लॉ ऑफ DMU विथ अजम्पशन, वो 8 मार्क का क्वेश्चन। ओके, तो क्लियरली वहाँ इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, schedule and diagram and finally assumption। ओके, बट अगर वो आपसे पूछे explain the law of DMU with exception, तो यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे सेम इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, आपका शेड्यूल एंड देन डायग्राम एंड देन यू हैव टू राइट एक्सेप्शन। आप ये एक्सेप्शंस लिखेंगे, लेकिन उसके बाद एक्सेप्शन के साथ साथ अजम्पशन की भी एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि लॉ इज़ टोटली बेस्ड ऑन अजम्पशन। अजम्पशन लॉ के साथ साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, वो उसके कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन जो आपके एक्सेप्शंस हैं वो इस लॉ का अपोजिट साइड है। तो जब भी ये लॉ DMU आपका अजम्पशन से पूछे, नो नीड टू राइट द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पूछे लॉ ऑफ DMU विथ एक्सेप्शन, तो आपको एक्सेप्शंस तो लिखने हैं, लेकिन उसके साथ 2-3 आपको अजम्पशन भी ज़रूर लिखने हैं एज अ सेपरेट पार्ट। यस फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.